कार्बन और उसके यौगिक संबंधी पाठ से एक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम इथेनॉल या एथिल अल्कोहल के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसका आणविक सूत्र क्या होता है। यहाँ पर इसका आणविक सूत्र C2H5OH, C2H5OH, या इसी को क्या लिखते हैं, इसी को लिखते हैं CH3CH2 एंड OH, CH3CH2OH। फिर देखिए बेटा इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा। अब यहां पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर यह हाइड्रोजन CH3 हो गया, फिर यहां पर CH2 है तो यहां पर हाइड्रोजन हो गया, फिर यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, फिर यह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अब देखिए ये संरचना सूत्र है। अब ये क्या पता चल रहा है, यह हाइड्रोक्सिल समूह का है OH। तो इस समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। अब इस हाइड्रोक्सिल समूह का पहला सदस्य क्या होता है, पहला सदस्य आप जानते हैं कि यह CH3OH होता है, और इस CH3OH को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल। अब यहां पर इथेनॉल या एथिल अल्कोहल जिसको C2H5OH कह रहे हैं, यह इसके भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले ध्यान दीजिए कि यह रंगहीन होता है, अलग से उसमें कलर मिलाया जाता है, कलर मिलाने से वह अलग अलग रंग में दिखाई देता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट या जिसको क्वथनांक कहते हैं यह 78 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। फिर देखिए बाबू यहां पर पानी में किसी अनुपात में मिला सकते हैं, पानी में किसी अनुपात में मिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप 1 लीटर में 1000 लीटर पानी मिला सकते हैं, या इस तरह की कोई प्रक्रिया आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए यह उदासीन होता है या न्यूट्रल होता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर जब उदासीन करें इसका मतलब है कि इसमें कोई H+ आयन या कोई OH- आयन, इस तरह का कोई आयन नहीं पाया जाता है, इसीलिए यह उदासीन होता है। और यहां पर आप देखिए कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कार्बन के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यह न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का कोई मुक्त आयन होता है। फिर देखिए यह अभी आपको बताया क्या है, यह सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा बनते हैं, ऐसे यौगिकों को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। फिर देखिए यहां इसमें अगली बात क्या होती है, जितने भी अल्कोहल हैं जिनको सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में जिनको हम शराब कहते हैं या जिनको सामान्य भाषा में मदिरा कहते हैं, इनमें एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की स्मेल है। कहीं पर भी यह अगर खुला छोड़ देते हैं तो पूरे कमरे में उसकी गंध फैल जाती है। और इसका स्वाद किस प्रकार से होता है, स्वाद इसका जलन युक्त होता है, जलन युक्त। जिस प्रकार से आप पेप्सी, कोक या इस तरह के स्प्राइट इनको पीते हैं, जिस तरह से गले में जलन होती है, उसी प्रकार की जलन आप अल्कोहल की भी होती है। फिर अब बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की कि व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। अब परीक्षा की दृष्टिकोण से यह देखिए कि रासायनिक गुण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह या तो रासायनिक अभिक्रिया के रूप में पूछता है या कहता है कि इथेनॉल के 3 रासायनिक गुणों को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको कम से कम 4 रासायनिक गुणों को हमेशा याद रखना है। अब दहन यहां पर पहली रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुण ले रहे हैं। दहन में होता क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से तीव्रता से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसी प्रक्रिया को हम दहन की प्रक्रिया या कंबस्टन या जलने की प्रक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में हमने देखा कि कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन से जुड़ करके नया पदार्थ बनाता है और यह ऑक्सीजन ऑक्सीकारक से प्राप्त होता है। तो यहां पर दहन की प्रक्रिया में कोई कार्बनिक यौगिक जल करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश, ऊष्मा उत्पन्न करता है, लेकिन जब ऑक्सीकारक की उपस्थिति में या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कोई कार्बनिक नया यौगिक प्राप्त होता है। अब यहां पर देखिए बेटा सामान्य रूप से जैसे अभी एग्जांपल के रूप में लिया था, यहां पर यह अभिक्रिया देखिए, यहां पर C2H5OH यह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, यह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। 3O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O प्लस हीट प्लस यहां पर प्रकाश। तो यह प्रक्रिया क्या है, यह दहन की प्रक्रिया है जिसमें एथेनॉल ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। तो अब ये देखिए कि अगर हमको कहीं से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो वह किस रूप में हो गया, वह ईंधन के रूप में हो गया या
फ्यूल के रूप में हो गया। तो इस एथेनॉल का उपयोग हम किसके रूप में करते हैं? इसको हम पावर एल्कोहल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इसको पेट्रोल में 5 या 10%, पेट्रोल में 5 to 10% मिला देते हैं और यह पावर एल्कोहल के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, चीनी मिलें जो होती हैं, उन चीनी मिलों में चीनी बनती है, क्रिस्टली चीनी बनने के बाद उसमें सीरा या मोलेसेस बचता है। उसी मोलेसेस के फर्मेंटेशन से इस एथेनॉल का निर्माण होता है और इस एथेनॉल का उपयोग हम पावर एल्कोहल के रूप में करते हैं। अब यहां पर इसके ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, तो ऑक्सीकरण का मतलब हो गया नियंत्रित दहन की प्रक्रिया। और दूसरी बात यहां पर याद रखना है कि कोई कार्बनिक यौगिक बनता है, कार्बनिक यौगिक कोई बनता है और यहां पर जो ऑक्सीजन प्राप्त होगा वह ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होगा? यह ऑक्सीजन किसी ऑक्सीकारक से प्राप्त होता है। और ऑक्सीकारक के रूप में क्या करते हैं उपयोग? क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हैं या पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर अब ऑक्सीजन हमको वहां से, नवजात ऑक्सीजन उसको कहते हैं, वह नवजात ऑक्सीजन हमको मिलेगा। तो अब ये देखिए, CH3CH2OH यह एथेनॉल है। जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीकारक के रूप में यहां पर जो नवजात ऑक्सीजन मिला है उस नवजात ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमने अभी देखा था कि यह CH3 फिर C डबल बॉन्ड O एंड OH। अब ये देखिए बाबू क्या बन गया? यह एथेनोइक अम्ल हमको बन गया। यहां पर पानी प्राप्त हो गया। यहां पर हम KMnO4 या K2CR2O7 यह ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल करेंगे और एथेनोइक अम्ल इस प्रकार से हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर यहां पर सोडियम धातु से इसकी क्या अभिक्रिया होती है? सोडियम धातु से किस प्रकार से यह क्रिया करता है? देखिए, CH3CH2OH यह एथेनॉल है। अब सोडियम से यह जब क्रिया करता है Na, तो यह सबसे पहले सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, CH3CH2ONA। इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये देखिए बाबू, यहां पर बैलेंस कर लीजिए, यह हो गया 2 और यहां पर हो गया 2। तो इसका उपयोग, जो यह अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसका उपयोग इसके टेस्ट में या परीक्षण में किया जाता है, अगर लेबोरेटरी में इसका परीक्षण करना है। अब यहां पर देखिए, निर्जलीकरण की क्रिया या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। निर्जलीकरण का अर्थ क्या होता है? एथेनॉल से पानी का निकलना। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के आधिक्य में या अधिकता में 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर देते हैं। जब 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर दिया जाता है तो इससे पानी बाहर निकल जाता है। अब यहां पर देखिए क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है? CH3CH2OH यह एथेनॉल है। अब एथेनॉल हमने कहा कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और दूसरी कंडीशन क्या है? यहां पर यह कॉन्सेंट्रेट है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। यहां पर अब इससे पानी निकल जाएगा, तो सबसे पहले पानी यहां पर H2O बाहर निकल गया। अब जो बचा यहां पर देखिए क्या बच गया? यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच गया। यहां पर इसको क्या कहते हैं? यह एथीन बच गया। तो इस प्रकार से यहां पर पानी निकल गया और एथीन बन गया। अब देखिए इस प्रक्रिया का मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। यहां पर देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H एंड H। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर OH है। तो हो क्या रहा है कि एक यहां पर जो OH है और एक यहां से हाइड्रोजन, तो यह मिल करके यहां पर पानी बना लेते हैं और यहां पर अब देखिए यह हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यह एथीन का निर्माण। तो यह देखिए जो CH3 समूह था, तो इस CH3 समूह से हमको क्या मिला? एक हाइड्रोजन मिल गया। और यहां पर C2, दूसरा क्या है? C2 या CH2 और OH, तो इस समूह से हमको हाइड्रोजन मिला। तो यह हाइड्रोक्साइड और यह हाइड्रोजन दोनों मिलकर के ही इस H2O का या पानी का निर्माण करते हैं। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि यह किस प्रकार से पानी का अणु बनाता है। इस CH3 समूह से इसको एक हाइड्रोजन मिलता है, फिर CH2OH समूह से इसको एक हाइड्रोक्साइड या OH मिलता है और दोनों ही मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। अब यहां पर देखिए एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल से क्रिया, यह एस्टरीकरण की अभिक्रिया, तो इस नाम से बहुत बार पूछा गया है और यह अभिक्रिया अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि एस्टरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो एथेनॉल क्या करता है? एथेनॉल वह एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और एसिटिक अम्ल से या एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करके एथाइल एसीटेट या एस्टर का निर्माण करता है। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कंसंट्रेट H2SO4 का निर्माण
उपयोग किया जाता है और इस प्रकार से जो इथाइल एसीटेट बन रहा है उसमें एक मीठी गंध पाई जाती है। यही प्रक्रिया एस्टरीकरण की प्रक्रिया या एस्टरीफिकेशन की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहां पर देखिए बाबू C2H5OH यह इथेनॉल है, यह इथेनॉल है। हमने कहा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है। इसमें हमने CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, यह एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। इस एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया और किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराई जाती है। तो यहां पर अब CH3COO C2H5 और साथ ही साथ क्या बन गया, साथ ही साथ यहां पर पानी बन गया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एथाइल एसीटेट या इसको सामान्य रूप से एस्टर कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो उनके फलस्वरूप एथाइल एसीटेट या एस्टर का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया ही एस्टरीफिकेशन की अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां पर देखिए, इसके हमको कुछ उपयोग भी पता होने चाहिए कि क्या उपयोग होता है अल्कोहल का। यह अल्कोहल अच्छे विलायक के रूप में, अच्छे विलायक के रूप में कहने का मतलब है कि पेंट बनाना हो, वार्निश बनाना हो, बियर, रम, विस्की, दवाएं बनाना हो, परफ्यूम बनाना हो, साबुन बनाना हो, संश्लेषित रबर बनाना हो, यह सभी में एक अच्छे विलायक के रूप में कार्य करता है। फिर टिंचर आयोडीन, कफ सिरप व टॉनिक बनाने में, तो अब यहां पर देखिए टिंचर आयोडीन बनाने में एथिल अल्कोहल विलायक के रूप में काम करता है। इसी प्रकार से यह जो टिंचर आयोडीन है यह एक एंटीसेप्टिक विलेन है। इसका इस्तेमाल चोट लगने पर या घाव पर किया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी कफ सिरप होते हैं उन सभी कफ सिरप में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। फिर बात अभी किया था पावर अल्कोहल की, कि पावर अल्कोहल क्या होता है। ऐसा पावर अल्कोहल यह ईंधन के रूप में, क्योंकि जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड पानी उत्पन्न करता है, प्लस हीट उत्पन्न होती है, प्लस लाइट उत्पन्न होती है। तो इसकी इसी गुण का उपयोग यहां पर पावर अल्कोहल में किया जाता है। 5 to 10% इसको पेट्रोल या डीजल में, पेट्रोल में सामान्यतः इसको मिला देते हैं और मिलाकर के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जितने भी अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं, चाहे विस्की हो, बियर हो, वाइन हो, इन सभी में यह पेय पदार्थ अल्कोहलिक पेय पदार्थ है। इसका उपयोग लोग पीने के रूप में करते हैं। इसी प्रकार से स्प्रिट के रूप में, स्प्रिट का नाम जरूर सुना होगा। जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं या आपकी स्किन को साफ करके कोई दवा दी जाती है, लगाई जाती है, तो उस समय स्प्रिट का उपयोग किया जाता है। अब स्प्रिट में होता क्या है, स्प्रिट में 95% पानी होता है और यहां पर 5% एथेनॉल होता है। तो यदि 5% एथेनॉल हो और 95% पानी हो, अब यहां पर देखिए अल्कोहल पीने के क्या दुष्प्रभाव हैं। तो अल्कोहल फायदेमंद नहीं है, यहां पर इसका बहुतायत उपयोग दवाओं में या अन्य जगहों पर किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो मादक पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब मादक पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो मस्तिष्क पर क्या है कि यह तंत्रिका तंत्र को, यहां पर देखिए मस्तिष्क पर अल्कोहल का क्या प्रभाव है, यह हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है और उसकी कार्य प्रणाली को धीमा कर देता है। इसके कारण मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता और अन्य अंगों के साथ संचार कम हो जाता है और जो भी आकस्मिक निर्णय है वह आकस्मिक निर्णय हमारा प्रभावित होता है। फिर लीवर के संबंध में परेशानी, लीवर के संबंध में परेशानी क्या है, जब हम बहुत लंबे समय तक अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो लीवर की साइज या हमारे यकृत की साइज बड़ी हो जाती है और अंततोगत्वा एक ऐसी दशा आती है कि लीवर सिरहोसिस बीमारी हो जाती है। इस लीवर सिरहोसिस से व्यक्ति को उल्टियां होने लगती हैं, कुछ भी खाना उसको पचता नहीं है और वह धीरे धीरे देवदास बनकर के अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र से संबंधित परेशानियां आती हैं। जब हम अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में भी परेशानी आती है। जो लोग अधिक मात्रा में अल्कोहल का या शराब का इस्तेमाल करते हैं उनके हार्ट व फेफड़े में परेशानी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे व्यक्ति में अनियमित दिल की धड़कन, शरीर के माध्यम से रक्त पंप करने की परेशानी, आघात, दिल का दौरा या अन्य परेशानियां आ सकती हैं। फिर पाचन संबंधी परेशानी आती है। यदि आप अल्कोहल का प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं तो पाचन तंत्र के ऊतकों को यह नुकसान पहुंचाता है और पाचन तंत्र के ऊतकों को जब यह नुकसान पहुंचाता है तो पेट फूलने की समस्या, दस्त की, अल्सर की या बवासीर जैसी बीमारी आपको हो सकती है। तो यहां पर मानसिक संयम भी प्रभावित होता है। बहुत सारी बातें हैं कि अल्कोहल का सेवन करने से हमारा मानसिक संयम या मेंटल रिस्ट्रेन भी प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसके सेवन से समाज में हिंसा या वायलेंस और क्राइम बढ़ता है। इसके सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी चाल डगमगा जाती है, आवाज़ स्पष्ट नहीं रहती है, इनकी दृष्टि प्रभावित होती है, उल्टी प्रारंभ हो जाती है, निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसको पीने से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान होता है। इसलिए कभी भी अल्कोहल का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर मेथेनॉल, जिसको हमने शुरुआत में बताया कि यह मेथिल अल्कोहल है, यह मेथिल अल्कोहल अत्यंत ही घातक है। यह अत्यंत ही घातक है, यह जहरीला होता है।
तो इस तरह के भी मामले अक्सर अखबारों में, समाचार पत्रों में या टीवी पर आप देखते होंगे। यह अल्कोहल समूह का पहला सदस्य है, फर्स्ट CH3OH, यह इसी अल्कोहल समूह का पहला सदस्य होता है। जब भी कोई व्यक्ति इस मेथेनॉल का सेवन कर लेता है तो मेथेनॉल का सेवन करने पर लीवर में ऑक्सीकृत होकर के मेथेनाइल बनता है, और यह मेथेनॉल क्या करता है, जो हमारी कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म होते हैं उन प्रोटोप्लाज्म को यह जमाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं या देखने की तंत्रिकाएं हैं, वह देखने की तंत्रिकाएं भी इससे प्रभावित होती हैं, तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर अंधा होने की प्रक्रिया हो जाती है, या सीधे सीधे लोग इनका सेवन करके मरने की भी प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि ये सीधे सीधे लीवर को ऑक्सीकृत कर देता है। अब विकृत अल्कोहल की बात आती है कि विकृत अल्कोहल क्या होता है। एथेनॉल का अधिकांश उपयोग जो है वह औद्योगिक रूप से किया जाता है। दुरुपयोग को रोकने के लिए जो भी अल्कोहल है, उस अल्कोहल की, क्योंकि दवाओं में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेंट इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए एथेनॉल में अल्प मात्रा में मेथेनॉल मिला देते हैं। इसका मतलब है कि CH3OH और यहाँ पर C2H5OH, या इसमें थोड़ी मात्रा में इसको मिला दिया, और साथ ही साथ इसमें कोई pyridine या कॉपर सल्फेट CuSO4 यह मिला दिया। मिला करके इसको एक कलर दे देते हैं, और यह जब कलर दे देते हैं तो पहचान में आ जाता है कि कौन इसमें विकृत अल्कोहल है या सामान्य अल्कोहल है। इस विकृत अल्कोहल का कभी भी इस्तेमाल पीने के रूप में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीने के रूप में अगर इस विकृत अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं।